हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम के सीज़न में बिज़नेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको बिज़नेस स्टडीज़ के की पॉइंट्स क्लियर कराया जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लियर कराया जाए और उसके बाद ही आपको अदर्शन रीज़न में भी परफेक्ट किया जाए। तो मेरी कोशिश यही है कि इस 15 डेज़ के अंदर अंदर हम आपको हर वो चीज़ बताएं जो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करे। तो सबसे पहले हमारे पास हम चैप्टर फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि 5 या 6 वीडियोस में ही आपके सारे के सारे सिलेबस की वो मेन पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँ ताकि हम अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। तो मेरे पास 42 क्वेश्चन की सीरीज़ है। ऑलमोस्ट ये सारे के सारे टॉपिक को हिट करेगा, क्लियर करेगा आपको। और जो साथ साथ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स होंगे जो चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं वो भी मैं आपको इसके अंदर बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो लिखता है डूइंग टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? मिनिमम कॉस्ट का मतलब हुआ कि आपको खर्चा कम से कम करना है। तो हमारे पास बेसिकली दो ही कंसेप्ट हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। कौन कौन से वो दो कंसेप्ट हैं? एक है आपका एफिशिएंसी और एक है आपका इफ़ेक्टिवनेस। अब इन दोनों कंसेप्ट में ही स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए मुझे इसके अंदर क्या चीज़ हिंट लगानी है आप वो देखिए। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे हिंट लगानी है इसके अंदर वो है सी, और यहाँ पर हमें जो हिंट लगाना है दैट इज़ टी। तो सी से मतलब क्या? सी से मतलब बेसिकली मुझे ये पता लग जाएगा कि सी से हम बात करते हैं कॉस्ट की, और यहाँ पर इफ़ेक्टिवनेस टी से मुझे पता लग जाएगा टाइम। तो बेसिकली ये जो दो चीज़ें हैं, यानी कि जब भी मैं एफिशिएंसी वर्ड का यूज़ करूँगा तो एफिशिएंसी का मतलब क्या? कॉस्ट कम। और जब भी मैं आपके वर्ड टी इफेक्टिवनेस का यूज़ करूँगा तो इसके अंदर आता है टी, और तो इससे हम कोशिश क्या करेंगे? यहाँ पर हम कोशिश करेंगे टाइम को कम करने की। तो यानी कि एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ तो खर्चा कम से कम आना चाहिए, टाइम कितना भी लग जाए। और इफ़ेक्टिवनेस की बात करूँ तो टाइम कम से कम लगना चाहिए, खर्चा कितना भी आ जाए। तो जब मेरे से उसने पूछा कि मुझे कोई भी काम करना है उसके अंदर खर्चा कम से कम आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा एफिशिएंसी। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास केस स्टडी है। बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडी बहुत ज़्यादा आने वाली है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कोटेक्स लिमिटेड इज़ टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट may नॉट अप्रूव सच डिस्काउंट एज इट मीन्स लॉस ऑफ रिवेन्यू। भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि अगर हमने डिस्काउंट दिया तो हमारा रिवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा। बात भी बिल्कुल ठीक है। दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे झगड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होने लगे। तो बिकॉज ईच डिपार्टमेंट परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन आइसोलेशन। अगर मैं इस स्टोरी का मर्म पढ़ने की कोशिश करूँ तो क्या है? कह रहा है कि एक डिपार्टमेंट कुछ कह रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट कुछ कह रहा है। तो उसके बाद फ्रॉम अदर बैरियर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब इसने मेरे से पूछा कि कोऑर्डिनेशन का वो कौन सी इम्पोर्टेंस है जो मुझे यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। तो वो यहाँ पर बात कर रहा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन की। फंक्शनल का मतलब भाई सेल्स का अपना काम था, परचेज का अपना काम था, हर बंदा अलग अलग काम कर रहा था, तभी तो हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी। तो इसका आंसर आएगा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है गोल सेटिंग। फिर से यहाँ पर हम टॉप मैनेजर्स लिख सकते थे, तो इसलिए यहाँ पर टॉप मैनेजर की जगह उसने मुझे सीईओ दे दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर दे देता, डायरेक्टर्स दे देता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे देता, सीएफओ दे देता। तो ये सारे का सारा काम आपका जो है वो यहीं पर आ जाता, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट में जितने भी बंदे होंगे वो गोल सेटिंग का काम करते हैं। उसके बाद हाउ डज़ मैनेजर वांट टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। एक मैनेजर को किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहिए। तो हम आंसर देंगे इसका एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली, यानी खर्चा भी कम करना है उसे और टाइम भी। उसके बाद सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस।
बट इट इज़ फॉलोज बाय डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज। तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी भी किसी गोल पर अचानक से नहीं पहुंचती। ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस है, निरंतर प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। तो ये कौन सा होगा? देखो, प्लानिंग इज़ अ फंक्शन, ठीक है। तो वो यहाँ पर प्लानिंग की बातें नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मुझे मेहनत से वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। तो यहाँ पर वो मैनेजमेंट की बातें कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन जो मुझे डेली करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस जो मैं लगातार करता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा मैनेजमेंट। इसके बाद सीक्वेंस की बात कर रहा है, तो मुझे ये आसान है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है विच डिग्री इज़ कंपल्सरी टू बिकम अ मैनेजर। यहाँ पर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हिट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर पहले हम स्टेटमेंट देते थे मैनेजर्स आर बोर्न नॉट मेड। सबसे पहले हम कहते थे भैया मैनेजर्स जो है वो पैदा होते हैं, वो बनाए नहीं जाते। लेकिन आजकल हमने नया कंसेप्ट डेवलप किया, मैनेजर्स आर मेड। मैनेजर्स बनाए जाते हैं, नॉट बोर्न। देखो, दोनों ही कंसेप्ट बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि कई बार मैनेजरियल एबिलिटी जो है वो मुझे इनबॉर्न, मुझे जन्मजात मिलती है, वो इनहेरेंट होती है। तो इसलिए मैनेजर जो है वो डिग्री का मोहताज नहीं है। अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो क्या पता उनके पास कोई डिग्री ना हो, कोई स्कूल ड्रॉप आउट हो सकता है, कोई स्कूल से पास आउट हो सकता है, फेलियर हो सकता है, लेकिन उनके पास मैनेजिंग एबिलिटी थी। तो इसलिए मैनेजर बनने के लिए आपको कोई डिग्री की कंपल्शन नहीं है, आपको काम मैनेज करना आना चाहिए। तो इसलिए नो कंपल्शन ऑफ डिग्री। और इसी का हाईलाइट वर्जन आपको नए और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ प्रिस्क्राइब्ड। तो वो कौन सा ऑक्यूपेशन है जहाँ पर मुझे मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो वो है आपका मैनेजर। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके डाउट्स को दूर कर देगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर विल बी कंसीडर्ड अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसने मेरे से पूछा कि मैनेजिंग डायरेक्टर भैया कौन से लेवल पर काम करता पाया जाता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा टॉप लेवल पर होता है, डिविजनल मैनेजर होता या फंक्शनल मैनेजर होता वो मिडल लेवल पर होता है। एक यही ऐसे मैनेजर होते हैं जो आपको मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो टॉप लेवल पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद फोरमैन की बात करें तो फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ये सब आपके लोअर लेवल की बातें हैं। तो ये आपको यहाँ पर लोअर लेवल पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट इज़ ए एसेंशियल। मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच आर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है? तो यहाँ तो मैंने कहा ना, मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव नेचर में हर जगह पर पाई जाती है। तो बेसिकली ये ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद सक्सेसफुल मैनेजमेंट कौन सी होगी? सक्सेसफुल मैनेजमेंट वो होगी जो टाइम कम करेगी, या सक्सेसफुल मैनेजमेंट वो होगी जो कॉस्ट कम करेगी? तो हम उस मैनेजमेंट को सक्सेसफुल कहेंगे दोनों चीज़ें करेगी। तो इसलिए इसका आंसर आएगा बोथ ऑफ द अबव। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये फिर से इफेक्टिव और एफिशिएंसी वाले कंसेप्ट को हिट करता है। देखो क्या लिखता है, Ravi work as a production manager in Rosie Private Limited has been given a task of getting 10,000 units of a hand woven table mats manufactured at a cost of 150 per unit within 100 days। तो हाँ भाई, सिंपल सी बात है, 10,000 यूनिट बनानी है, 150 रुपये के हिसाब से बनानी है और 100 दिन के अंदर बनानी है। लेकिन वो क्या लिखता है, इन ऑर्डर टू एक्नोलॉजी, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इफ़ेक्टिव का मतलब क्या है, TRI बीच में, तो टाइम कम लगना चाहिए, कॉस्ट कितनी लग जाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट एक्सीड, ये 150 पर यूनिट, ये एफिशिएंसी की बातें कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। द वर्क विल बी कंप्लीटेड विद इन 100 डेज इवन एट हाइयर कॉस्ट। देखो मैंने क्या कहा, टाइम कम लगना चाहिए, कॉस्ट कितनी भी लग जाए, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। ओके।
इसके बाद आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट इज़ सेड टू बी पुअर। मैनेजमेंट को कब हम पुअर कहेंगे? तो मैनेजमेंट को पुअर हम तब कहेंगे जब वो एफिशिएंट और इनएफेक्टिव दोनों ही नहीं होगी। तो इसीलिए हम इसको आंसर देंगे बोथ इनएफिशिएंट और इनएफेक्टिव। उसके बाद आपके पास आ जाता है सूजी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाय 25%, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो सूजी कह रही है कि भाई हम अपनी सेल को 25% इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसने मेरे से पूछा कि फीचर ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर है, यहाँ पर हम गोल या टारगेट को सेट कर रहे हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कीपिंग इन व्यू द चेंज इन कंज्यूमर डिमांड एंड प्रेफरेंस। देखो चेंज की बात कर रहा है, चेंज का मतलब बदलाव की बात कर रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। तो रॉयल बेकरी ने भी क्या किया, अपने शुगर और फैट कंटेंट को कम कर दिया। बाहर के चेंजेस को देखते हुए आपने अपने बिजनेस में भी चेंजेस लिए। तो ये है आपका डायनामिक फंक्शन। यानी कि डायनामिक फंक्शन क्या कहता है? डायनामिक फंक्शन कहता है भैया बाहर बहुत चेंजेस हो रहे हैं तो आपको भी वो चेंजेस अपने बिजनेस में इनकलकेट करने पड़ेंगे। दैट इज़ डायनामिक फंक्शन। इसके बाद आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट इज़ कंसीडर टू बी एन आर्ट। मैनेजमेंट को हम आर्ट मानते हैं। भाई ऐसा क्यों? तो वो लिखता है कि बिकॉज इसमें से वो ऐसा कौन सी बात है जो मैनेजमेंट को आर्ट फॉलो करती है। आर्ट को हमने क्या कहा था? आर्ट को हमने बिल्कुल ड्राइंग जैसा कहा था कि जहाँ पर हर बंदा अपने तरीके से अपनी चीज़ों को फॉलो करता है। यानी कि दो टीचर एक जैसा नहीं पढ़ा सकते, दो सिंगर एक जैसा गाना नहीं गा सकते। तो सबके पास थियोरेटिकल नॉलेज तो जो होती है वो सेम होती है, लेकिन फिर भी हर बंदा अपने तरीके से उसे अप्लाई करता है। तो इसका बेस्ट आंसर जो है दैट इज़ सी, डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट इन डिफरेंट बाय डिफरेंट मैनेजर्स। तो हर मैनेजर जो है वो अलग से इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। उसके बाद करेक्टिव एक्शन की बात करें तो करेक्टिव एक्शन का मतलब कहाँ पर हमें चीज़ों को ठीक करने के लिए कहा जाता है। तो इसका आंसर है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम चीज़ों के ऊपर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। उसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग भी आ गया तो आपको हिंट हो जाएगा। इफेक्टिवनेस है तो फिर बीच में टी है, एफिशिएंसी है तो बीच में कॉस्ट है। तो देखो इफेक्टिवनेस है तो इफेक्टिवनेस फिनिशिंग द टास्क ऑन द टाइम। अच्छा उसके बाद इफेक्टिवनेस की बातें कर रहा है तो फिनिशिंग द टास्क ऑन टाइम, तो ये आपका आ गया। ओके, एफिशिएंसी की बातें कर रहा है तो एफिशिएंसी की जब हम बात करेंगे तो वो आपका लिखेगा डूइंग टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। तो ये आपका मिनिमम कॉस्ट की बातें करेगा, यानी खर्चे को कम करने की बातें करेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक। तो अब मैं ऑप्शंस में देख सकता हूँ। देखो पहले वाले ऑप्शन का आंसर सेकंड है। देखो सबसे पहले चारों ऑप्शन में से ये रहा सेकंड। पहले वाले ऑप्शन का आंसर है सेकंड, दूसरे वाले ऑप्शन का आंसर है फर्स्ट। तो मैं चाहे तीसरा ऑप्शन चेक करूँ या ना करूँ, मेरा आंसर बी ही होगा। तो इसीलिए मैं मैच द फॉलोइंग को इस तरीके से भी ऑप्ट आउट कर सकता हूँ। इसके बाद आपके पास आ जाता है 21st क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग है। अब आपके पास तीन चीज़ें उसने पूछ ली, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो मुझे सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया कि ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की डिटेल पूछ रहा है। तो सर्वाइवल का मतलब था मार्केट में बने रहना। मार्केट में बने रहने का मतलब क्या? सर्वाइव को देखो, सर्वाइव का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। एटलीस्ट रेवेन्यू को कवर करे, एटलीस्ट अपने खर्चों को कवर करे, इतना रेवेन्यू तो वो कमाए, इतने पैसे तो वो कमाए जिससे वो अपने खर्चे पूरे कर सके, तभी तो वो सरवाइव कर पाएगी। तो फर्स्ट का आपका आंसर होगा 3। उसके बाद आपके पास आ जाता है बी, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? प्रॉफिट यानी कि आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो इट इज़ ए वाइटल इंसेंटिव फॉर कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि आपने कुछ इंसेंटिव कमाया, आपने काम किया, मेहनत की, तो आपको उसका बेनिफिट मिला। तरक्की का मतलब क्या हुआ? आपकी सेल बढ़ रही है, आपके एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा सी। अब इसके बाद सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अजर्शन रीज़न। अजर्शन रीज़न में ध्यान देने वाली बात, आप कभी भी बिना ऑप्शंस पढ़े आंसर ना दें,
क्योंकि ऑप्शंस देखो यहाँ पर मैंने ऑप्शंस को चेंज किया हुआ है। चेंज करने का मतलब जो आपके डिफ़ॉल्ट ऑप्शन थे, बोथ ऑप्शन, जैसे पहला ऑप्शन था बोथ असर्शन और रीज़न आर ट्रू, असर्शन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा ऑप्शन होता था बोथ आर ट्रू, रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैंने यहाँ पर ये चेंज कर दिए। तो सबसे पहले जब भी आपके पास असर्शन रीज़न के क्वेश्चन आए, एट लीस्ट आप उसको ध्यान से पढ़ें कि उसने क्वेश्चन में क्या चीज़ पुट की हुई है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है बोथ असर्शन और रीज़न ट्रू, यानी कि ये आंसर तब होगा जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। ये आंसर तब होगा जब दोनों की दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी। अच्छा, एक ट्रू, असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स, और असर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू। तो हमें पता लग गया कि अब क्या चीज़ करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 22 की बात करें तो देयर इज़ ए kind of a cost benefit analysis involved in relationship between input और output। तो सिंपल सा लॉजिक वो क्या लिखता है कि जब भी मैं सामान बनाता हूँ तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसके अंदर इन्वॉल्व करता हूँ, यानी कितनी लेबर लगाऊंगा और कितना सामान बनेगा उसके अंदर मैं लिंक करने की कोशिश करता हूँ, यानी लेबर को कितने पैसे दूंगा और उससे कितनी इनकम होगी। तो ये बात बिल्कुल ट्रू लग रही है तो हम इसे ट्रू लिख देते हैं। इसके बाद रीज़न की बात करें तो इफ़ बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज मोर बेनिफिट्स आर ड्राइव्ड देन इफेक्टिवनेस इज इंक्रीज। देखो, लेस रिसोर्सेज यानी कम रिसोर्स यूज़ करके ज़्यादा सामान बनाऊंगा तो खर्चा कम आएगा। खर्चा कम आएगा तो यहाँ पर इफेक्टिवनेस की जगह क्या चीज़ कम बढ़ेगी, सॉरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी का मतलब खर्चा कम होगा। तो ये आपका आंसर है फॉल्स। तो अब आंसर देखो भाई, असर्शन ट्रू किस में है और रीज़न, तो ये आपका आंसर आएगा सी। इसका आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये गलत। वो क्या कह रहा है कि भाई कोऑर्डिनेशन जो है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, ये सबका फंक्शन है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हर मैनेजर हर बंदे को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लिखता है कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, टॉप, मिडल और ऑपरेशनल। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू होगी, और अगर दोनों चीज़ें ट्रू होगी तो इसका आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मैनेजमेंट इज़ ए फुल फ्लेज प्रोफेशन। कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज प्रोफेशन है। तो अगर हम इसे कहें तो ये है फॉल्स। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए मुझे प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन मैनेजर बनने के लिए अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला फॉल हो गया। उसके बाद दोबारा फिर क्वेश्चन लिख रहा है मैनेजमेंट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ ए प्रोफेशन। ये बात भी बिल्कुल गलत है। दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा बी। इसके बाद आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट इज़ ए सीरीज ऑफ कंटिन्यूस इंटर रिलेटेड फंक्शन। भाई मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस है, कई सारी चीज़ों का मिला जुला मिश्रण है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कई सारे फंक्शंस का। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये बात बिल्कुल ट्रू लग रही है। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ ए सीरीज ऑफ कंटिन्यूस इंटर रिलेटेड बट सेपरेट फंक्शन। तो अलग अलग फंक्शंस हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हैं, इंटर रिलेटेड है। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू लग रही है। तो इसका आंसर आएगा ए। उसके बाद असर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है 26। वो आपके पास कहता है कि प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक। प्लानिंग आपको प्रॉब्लम से बचा नहीं सकती, आपको सिर्फ आगाह कर सकती है, आपको सिर्फ आइडिया दे सकती है, आपकी प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम कर सकती है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो प्लानिंग कैन ओनली प्रिडिक्ट द प्रॉब्लम। प्लानिंग जो है वो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती है, वो प्लान बना सकती है कि उससे डील कैसे करें। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू लग रही है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए। उसके बाद आपके पास आ जाता है 27 वाला। 27 को अगर हम देखें तो मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये इसका फीचर भी है, तो हमने इसे ट्रू लिख दिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट को अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ट्रू। तो दोनों चीज़ें ट्रू हैं, तो इसका आंसर आएगा ए।
उसके बाद असर्शन में लिखता है मैनेजमेंट इज़ ए टेंजिबल फोर्स। देखो भाई टेंजिबल फोर्स की बातें कर रहा है, जबकि इसका फीचर भी हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट जो है वो इनटेंजिबल फोर्स है। इनटेंजिबल फोर्स है तो यानी कि ये तो फॉल्स हो गया। ओके, उसके बाद द इफेक्ट ऑफ मैनेज इज़ नोटिसेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट according to the plan, employees are happily satisfied and therefore ordinance instead of चॉइस। तो लिखता है कि मैनेजमेंट को हम इफ़ेक्ट को नोटिस कर सकते हैं। कैसे नोटिस कर सकते हैं? एम्प्लॉय खुश हैं नहीं हैं, ये सारी चीज़ें देख के। तो ये वाली बात ट्रू लग रही है, तो ये वाली बात ट्रू लग रही है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा डी, यानी कि असर्शन तो फॉल्स है और रीज़न ट्रू है। तो अगर हम ऑप्शन देखना चाहें तो सारे ऑप्शन चेकआउट कर सकते हैं। देखो असर्शन तो यहाँ पर फॉल्स था और रीज़न ट्रू था, इसीलिए आपका आंसर आ गया डी। उसके बाद नेक्स्ट असर्शन रीज़न देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑल परवेसिव है, हर जगह पर मौजूद है, छोटी से छोटी एक्टिविटी में मौजूद है। तो बिल्कुल ठीक, ये ट्रू है। और उसके बाद ऑल मैनेजमेंट, हर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, इंटरडिपेंडेंट इन नेचर है हर एक्टिविटीज़ को। तो बिल्कुल ठीक, ये वाला ऑप्शन भी आपका ट्रू है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। तो इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखता है, सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो मैनेजमेंट को बेनिफिट और इकोनॉमिक्स वैल्यूज़ देने के लिए है। तो बात बिल्कुल ठीक लग रही है, ठीक लग रही है, तो इसका आंसर है ट्रू। नाउ ए डेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अल्टरनेटिव। तो वो अगर हम बात यहाँ पर करने की कोशिश करें तो भाई मैनेजमेंट जो है आजकल वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है, तो इसे भी हम ट्रू लिख सकते हैं। लेकिन ऊपर सोशल ऑब्जेक्टिव की बातें हो रही है, नीचे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बातें हो रही है, तो बहुत असर्शन और रीज़न ट्रू हैं, लेकिन एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा बी। इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं मैनेजमेंट इज़ एन एग्जैक्ट साइंस। देखो ध्यान देने वाली बात, वो कह रहे हैं मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस है, नहीं, मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ये बात तो ठीक है। इट इज़ नाइदर प्रिसाइज नॉर कॉम्प्रिहेंसिव लाइक प्योर, तो ये वाला आंसर जो है ये ट्रू है। तो यानी असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है, तो इसका आंसर आएगा डी। इसके बाद आपके पास आ जाता है सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सोनल ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए इसको हम ट्रू लिख देते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ इज़ द मोस्ट वल्नरेबल वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऊपर भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, नीचे भी एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर आएगा ए। उसके बाद बात करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं आपके बहुत ही ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स थे, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आउटकम ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एक्यूरेट प्रिडिक्टली, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ह्यूमंस से डील करते हैं और ह्यूमंस का बिहेवियर कभी भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो इसीलिए हमें क्या चीज़ की समस्या आती है, इसलिए हमें समस्या आती है कि फेलियर की। तो इसलिए ये जो आपका रीज़न है वो फॉल्स है, तो असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है, तो आपका आंसर आएगा सी। नाउ हमारे पास कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा हम इसे भी देख लेते हैं ताकि हमें केस स्टडी सॉल्व करने में भी हेल्प मिल जाए। तो इसके बाद लिखता है अंजू इज़ ए वेल नोन फेस इन द फील्ड ऑफ पब्लिशिंग। तो अनु जो है वो फेस, अच्छा फेस है, हर बंदा उसे जानता है। शी ओ द सक्सेस ऑफ हर बिजनेस और एन एजुकेशन इन द बिजनेस मैनेजमेंट हर टीम सर्टिफाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। Therefore, she decided to send both her children, Shreya and Darshal, abroad to acquire degree in the field of business management in order to in their individual area of expertise. She feels that all over the world there is a marked growth in the management as a discipline. यहाँ पर डिसिप्लिन वाला टॉपिक आपके चैप्टर में मिसिंग है, तो लिख रहा है कि मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन का मतलब क्या, मैनेजमेंट को हमने एक डिग्री की तरह डेवलप कर दिया है, बट स्टिल इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज फुल फ्लेज प्रोफेशन, लेकिन अभी भी हम इसे प्रोफेशन नहीं मानते। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा कि मैनेजमेंट को उसे डिसिप्लिन कहा, तो इसका मतलब क्या है, वो कहता है यहाँ पर बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, डाटा थ्योरी, आपके पास डिग्रीज अवेलेबल है, तो
तो इसलिए लॉट्स ऑफ लिटरेचर इज़ अवेलेबल। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो प्रोफेशन की बातें कर रहा है ऊपर वाले में। तो लिखता है एवरी मैनेजर हैज़ हिज पर्सनल स्किल एंड नॉलेज इन डे टू डे फंक्शनिंग। तो वो देखो हर बंदे को कह रहा है कि हर बंदा अपने तरीके से काम करता है। तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, ये आर्ट वाला पॉइंट है कि हर बंदा थ्योरी तो वहीं से पढ़ता है, बुक से पढ़ता है, लेकिन अप्लाई अपने तरीके से करता है। उसके बाद आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो वो लिख रहा है कि आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के तीनों फीचर मुझे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस स्टडी जो आ जाती है, दैट इज़ एल कार्गो लिमिटेड इज ए ऑपरेटिंग इन द बिजनेस ऑन ए लार्ज स्केल, realizes that human resources are the more important assets. HRM department is set up development path to given employees which was based on their performance, which keep employee highly मोटिवेटेड। तो हम एम्प्लॉय को हाईली मोटिवेटेड रखते हैं। ग्रेजुएट ह्यूमैनिटीज़ प्लांट सुपरिटेंडेंट रिव्यू न्यू दैट द थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन डीप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात कि रवि ने पूछा कि भाई हमें पता है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस के बाद बने। सो ही स्टडीज़ वेरियस थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी। तो कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसने कई सारे प्रिंसिपल्स को स्टडी कर लिया। रवि इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड ही कैन लाइक्स टू डील विद द सीवियर सिचुएशंस, आप मुश्किल सिचुएशन को कह सकते हो। ऑन अगस्त 20 ही इज़ इन्फॉर्म दैट ही हैज़ गोल्ड असाइंड एंड अचीव द क्वालिटी वॉज वेरी गुड। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट वन डे लेफ्ट बिफोर द डेडलाइन। तो उसने काम को डेडलाइन से पूरा कर लिया, विच इज़ अगस्त 21। हाउएवर हिज बॉस वाज सेटिस्फाइड द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द टीम एक्सीड द अपर नॉर्म्स। देखो ध्यान देने वाली बात, टाइम पर काम पूरा कर लिया लेकिन खर्चा ज़्यादा कर दिया। तो यानी कि वो यहाँ पर बात कर रहा है कि ये बंदा भैया इफ़ेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। अब तो इसके अंदर ध्यान से पढ़ें हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़ने की वो बातें कर रहा है। तो विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ परस्यूड बाय मैनेजमेंट ऑफ एल कार्गो लिमिटेड। तो यहाँ पर हमने कौन सी बात की, यहाँ पर हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात की, हमने एम्प्लॉय को काम देने की बात की, एम्प्लॉय को डेवलप करने की बात की। तो इसीलिए आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्रोफेशन विच इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर। यहाँ पर कौन सा वो फीचर है प्रोफेशन का जो एप्लीकेबल नहीं होता। रवि जस्ट ग्रेजुएट इन ह्यूमैनिटीज़ और वो प्लांट सुपरिटेंडेंट के रोल पर लगाया गया। तो यहाँ पर वो कौन सी चीज़ है जो हाईलाइट नहीं हो रही, तो वो हाईलाइट नहीं हो रही, दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। यानी कि उसके पास डिग्री कोई भी थी लेकिन फिर भी हमने उसे प्लांट सुपरिटेंडेंट का काम दे दिया, तो हमने उसके ऊपर रोक नहीं लगाई। उसके बाद विच आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ वायलेटेड बाय रवि। अब देखो हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ऊपर ही पढ़ लिया था। ऊपर क्या पढ़ा हमने कि कौन सी चीज़ नहीं है भैया, उसने टाइम पर काम पूरा कर लिया था तो वो इफ़ेक्टिव था लेकिन एफिशिएंट नहीं था, तो उसने एफिशिएंसी को लेफ़्ट आउट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर वो बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। रवि न्यू दैट देयर आर सर्टेन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डीप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। तो रवि को पता था कि जो भी थ्योरीज वगैरह वो पढ़ रहा है वो आपके एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है, तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, तो वो यहाँ पर साइंस की बातें करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ फॉलोड बाय रवि। रवि ने कौन सी चीज़ फॉलो करी, तो मैंने कहा ना कि वो इफ़ेक्टिव था तो उसने इफ़ेक्टिवनेस को फॉलो किया। तो ऐसी ही आपको कई सारी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी भी डिमांड आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू।